हमारे इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला सीजन खत्म हुआ था। उधर साधना कक्ष के भीतर काई बुफान भी सेक्ट मास्टर लू चैन द्वारा दी गई उस अमर संवर्धन गोली को हाथ में लेते हैं। केवल उसकी खुशबू हवा में तैरते ही उनके शरीर के भीतर मौजूद सभी आध्यात्मिक नसें और अलौकिक ऊर्जा उग्र होकर सक्रिय हो जाती हैं। उनके सैवेज बैटल बॉडी में एक उथल पुथल शुरू हो जाती है। काई बुफान ध्यान लगाकर उस प्रचंड ऊर्जा को अपनी नसों में प्रवाहित करते हैं। कुछ ही क्षणों में वे लेट स्टेज ऑफ सेंट रियल्म को पार करते हुए सीधे पीक ऑफ सेंटहुड यानी संत पद के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। काई बुफान अपनी आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों से कयामत की चिंगारियां निकल रही होती हैं। उनके सैवेज बैटल बॉडी का एक एक कतरा पूरी तरह से पवित्र और संत तत्व में बदल चुका था। वे गर्व और आत्मविश्वास से भरकर कहते हैं कि अब उनका शरीर इतना मजबूत हो चुका है कि यदि उनके सामने कोई शक्तिशाली सेंट भी आ जाए तो वे उसे भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं। जब साधना का दौर पूरा होता है तो निंग टियान और किंग चेंग मुस्कुराते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं। निंग टियान अपनी खूबसूरत जूनियर सिस्टर किंग चेंग को देखकर मजाकिया और आदरपूर्ण अंदाज में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस एकांत साधना से जूनियर सिस्टर को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। किंग चेंग मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि सीनियर ब्रदर निंग टियान की बात ही अलग है। वे खुद भी उस अजेय स्तर को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तभी काई बुफान और हुआ एन उत्साह से भरकर अपने बड़े सीनियर ब्रदर निंग टियान और सीनियर सिस्टर चिंग चेंग के पास आते हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। निंग टियान और किंग चेंग बहुत ही खुशी से अपने दोनों छोटे जूनियर ब्रदर्स काई बुफान और हुआ एन को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में सफलतापूर्वक होली रियल्म यानी पवित्र संत साम्राज्य में प्रवेश कर लिया है और पीक ऑफ सेंटहुड का स्तर हासिल किया है। निंग टियान प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके दोनों जूनियर ब्रदर्स की ताकत अब इतनी उग्र हो चुकी है कि आगामी हेवनली प्राइड अरीना यानी युवा महारथियों के महामुकाबले में पूरे जोंगझोउ का कोई भी प्रतिद्वंद्वी उनका मुकाबला आसानी से नहीं कर पाएगा। काई बुफान और हुआ एन विनम्रता से हंसते हुए कहते हैं कि वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, वे अपने महान सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स की तुलना कभी नहीं कर सकते। इसी बीच छोटी बच्ची मिंग्युए और उसका साथी नन्हा भेड़िया यानी लिटिल वुल्फ भी अपनी साधना से बाहर आते हैं। अचानक एक अलौकिक रोशनी चमकती है और लिटिल वुल्फ का रूप गायब होकर ऊर्जा में लीन हो जाता है, जिससे मिंग्युए का साधना स्तर भी छलांग लगाकर एक नए शिखर पर पहुंच जाता है। मिंग्युए खुशी से ताली बजाते हुए चिल्लाती है कि उसका साधना स्तर फिर से बढ़ गया है और जब वे वापस संप्रदाय लौटेंगे तो उसके मास्टर लू चैन उसकी इस तरक्की को देखकर उसकी बहुत तारीफ करेंगे। निंग टियान मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहते हैं कि मिंग्युए को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके छोटे भाई काई बुफान और हुआ एन भी अब पीक ऑफ सेंट रियल्म के अजेय योद्धा बन चुके हैं। मिंग्युए अपना मुंह बनाकर कहती है कि वो अभी बहुत छोटी है और आने वाले समय में वो उन सबसे आगे निकल जाएगी। इसके बाद सभी शिष्य सहमत होते हैं कि उनका सिक्लूजन पूरा हो चुका है। वे लगभग आधा महीना यानी 15 दिनों से अधिक समय से जियांग फैमिली के इस महल में ठहरे हुए थे। निंग टियान गणना करते हुए याद दिलाते हैं कि अब हेवनली प्राइड अरीना यानी महामुकाबले के शुरू होने में केवल 6 दिन का समय बचा है, इसलिए अब टियांडु सिटी के लिए रवाना होने का बिल्कुल सही और उचित समय आ गया है। पूरा दल अपने वस्त्र संभालता है और जियांग फैमिली के पेट्रियार्च से सम्मानपूर्वक विदा लेने के लिए मुख्य दरबार की ओर बढ़ता है। जब जियांग फैमिली के पेट्रियार्च जियांग टियान्यू, उनके बेटे जियांग चांगचिंग और अन्य सदस्यों को पता चलता है कि वानफा सेक्ट के शिष्य जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वे बेहद दुखी और भावुक हो जाते हैं। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू बहुत ही आदर से आग्रह करते हैं कि वे कुछ दिन और उनके महल में क्यों नहीं ठहर जाते। जियांग सी और छोटे बच्चे भी उदास होकर कहते हैं कि वे अपने बड़े भाइयों और बहनों के साथ कुछ दिन और बिताना चाहते हैं, लेकिन निंग टियान बहुत ही सौम्य भाव से समझाते हैं कि वे टियांडु सिटी में आयोजित होने वाले हेवनली प्राइड अरीना में भाग लेने जा रहे हैं और यदि वे अभी रवाना नहीं हुए तो वे उस महान अवसर को खो देंगे। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और उनके परिवार के सदस्य ये सुनकर चकित और गर्वित हो जाते हैं कि ये युवा साधक पूरे जोंगझोउ के सबसे बड़े महामुकाबले हेवनली प्राइड अरीना में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। पेट्रियार्च कहते हैं कि इन युवाओं की प्रतिभा और अकल्पनीय शक्ति को देखते हुए वे निश्चित रूप से उस अरीना के सबसे योग्य और अजेय दावेदार हैं। लेकिन इस विदाई की घड़ी में जियांग सी, रुयू और शाओन की आंखें भर आती हैं। वे भावुक होकर पूछते हैं कि सीनियर ब्रदर निंग टियान, सिस्टर किंग चेंग, ब्रदर काई बुफान, ब्रदर हुआ एन और निंग यू से अब उनकी दोबारा मुलाकात कब होगी। निंग टियान मुस्कुराते हुए बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि यदि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो ब्रह्मांड के किसी न किसी मोड़ पर वे सब एक बार फिर जरूर मिलेंगे। तभी बड़ा बच्चा जियांग सी एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम उठाता है और काई बुफान से पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ टियांडु सिटी चल सकता है और भविष्य में उनके संप्रदाय में शामिल हो सकता है। काई बुफान मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि टियांडु सिटी का महामुकाबला खत्म होने के बाद वे सब जल्द ही जोंगझोउ छोड़कर अपने गृह क्षेत्र ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वी क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे।
क्योंकि उनका संप्रदाय वानफा एम्परर सेक्ट जोंगझो में नहीं बल्कि ईस्टर्न रीजन में स्थित है। ये सुनकर जियांगसी थोड़ा हताश होता है, लेकिन क्याई बुफान तुरंत उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि वे उसे वानफा सेक्ट का एक विशेष सिफारिशी पत्र यानी रेकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। यदि वो उस पत्र को लेकर उनके संप्रदाय के मुख्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होता है और अपनी योग्यता साबित करता है तो वो वानफा सेक्ट का आधिकारिक शिष्य बन सकता है। जियांगसी और पूरे जियांग फैमिली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्याई बुफान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सचेत करते हैं कि सिफारिशी पत्र मिलने के बावजूद जियांगसी और उसके परिवार के योग्य युवाओं को संप्रदाय के कठोर नियमों और परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा, और जो उस परीक्षा में असफल होगा उसे बिना किसी भेदभाव के बाहर कर दिया जाएगा। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू तुरंत हाथ जोड़कर कहते हैं कि वे वानफा सेक्ट के नियमों का पूरा आदर करते हैं और उनके परिवार का कोई भी सदस्य बिना योग्यता के संप्रदाय में जगह पाने की उम्मीद नहीं करेगा। क्याई बुफान एक विशेष पत्र पर अपनी अलौकिक ऊर्जा और आइडेंटिटी टोकन की सुगंधित छाप छोड़ते हैं और उसे जियांगसी के हाथों में सौंप देते हैं। वे कहते हैं कि जब वे संप्रदाय के द्वार पर पहुंचेंगे तो वहां मौजूद एल्डर्स इस छाप को देखते ही सब समझ जाएंगे। पेट्रियार्च जियांग तुरंत अपने बेटे जियांग चांगचिंग को आदेश देते हैं कि वे बिना एक पल की देरी किए जियांग फैमिली के सभी योग्य और प्रतिभावान युवाओं की एक सूची तैयार करें और उन्हें तुरंत संप्रदाय की परीक्षा के लिए ईस्टर्न रीजन की ओर रवाना करें। वहीं दूसरी तरफ टियानडू सिटी के सबसे गुप्त और भव्य महल के भीतर टियानबाओ पवेलियन के मुख्य अध्यक्ष पवेलियन मास्टर लियू और उनकी पुत्री लियू यी अपने गुप्तचरों द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे। गुप्तचरों की रिपोर्ट 100% इस बात की पुष्टि करती है कि फेंगचन सिटी में चियान फैमिली को तबाह करने वाले वे 5 युवा और 2 अलौकिक जीव कोई और नहीं बल्कि वानफा एम्परर सेक्ट के मुख्य और सीधे शिष्य डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि उन युवाओं में से 3 सीधे वानफा सेक्ट मास्टर लू चेन के शिष्य हैं, जबकि 2 अर्थ लॉर्ड के सीधे शिष्य हैं। इसके अलावा वो छोटी बच्ची जिस अलौकिक जीव को गोद में लिए घूम रही थी वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि हाल ही में अर्थ रियल में प्रवेश करने वाला एक अजेय डीमन बीस्ट था। पैवेलियन मास्टर लियू और उनकी बेटी लियू यी ये जानकर दंग रह जाते हैं कि वे 5 युवा रक्षक आज रात तक टियानडू सिटी में पहुंचने वाले हैं। पैवेलियन मास्टर लियू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वानफा सेक्ट मास्टर ने अपने शिष्यों को केवल दुनिया का अनुभव हासिल करने के लिए भेजा है, लेकिन उनके साथ क्वासी एम्परर स्तर के एक अजेय फीनिक्स पक्षी को रक्षक के रूप में तैनात कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि ब्रह्मांड में किसी भी साम्राज्य, घराने या संप्रदाय ने उन शिष्यों पर बुरी नजर डालने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया तो वानफा सेक्ट उस पूरी ताकत का नामो निशान मिटाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। लियू ये पूछती है कि जब ये महान शिष्य टियानडू सिटी पहुंच रहे हैं तो क्या टियानबाओ पवेलियन को उनके भव्य स्वागत की तैयारी नहीं करनी चाहिए। पवेलियन मास्टर लियू बहुत ही दूरदर्शिता से जवाब देते हैं कि स्वागत निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन इसे बहुत ही शांत और गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे शिष्य बिना किसी आडंबर के साधारण साधकों की तरह अनुभव हासिल करने आए हैं। इसलिए यदि टियानबाओ पवेलियन ने बहुत बड़ा ढोल नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। पवेलियन मास्टर लियू फैसला करते हैं कि उनकी पुत्री लियू यी उन शिष्यों को गोपनीय तरीके से अपने निजी यूनमेंग पवेलियन में ठहराएगी, जहां जोंगझो के किसी भी घराने के गुप्तचरों की नजर उन पर नहीं पड़ सकेगी। इसी बीच टियानडू सिटी के मुख्य चौराहे और भव्य महलों में जोंगझो की शीर्ष राज्य स्तरीय शक्तियों के सबसे घमंडी और शक्तिशाली युवा महारथियों का जमघट लगा हुआ था। शुएन्युअन इंपीरियल क्लैन का सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार शुएन्युअन चिंग, जिसके पास पौराणिक प्राइमोर्डियल सॉर्ड एम्परर बॉडी था, बेहद अहंकार से भरकर घोषणा करता है कि इस बार का हेवनली प्राइड अरीना केवल उसके नाम रहेगा। वो दावा करता है कि पूरे जोंगझो में उसके समकालीन युवाओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी तलवार के 10 वार भी झेल सके। उसकी इस अति आत्मविश्वासी बात पर हुआंगफू क्लैन का मुख्य युवा योद्धा हुआंगफू शेंग और टाइकिंग होली लैंड का सबसे क्रूर शिष्य शेन चांगचिंग उसे चुनौती देते हैं। शेन चांगचिंग, जिसके पास लिमिटलेस डाओ बॉडी थी, ठंडे स्वर में कहता है कि टाइकिंग होली लैंड की मर्यादा को चुनौती देने वाले किसी भी साधक को वो अरेना के भीतर तड़पा तड़पा कर मारेगा। मुरोंग इंपीरियल क्लैन की राजकुमारी मुरोंग शुआंग, जिसके पास मिस्टीरियस यिन डिवाइन बॉडी थी, अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उन सबको देखती है और कहती है कि अरीना का असली विजेता केवल वही होगा जो अंत तक टिक पाएगा। कुछ ही घंटों के बाद शाम के समय वानफा सेक्ट के सभी शिष्य निंगटियान, सीनियर सिस्टर किंगचेंग, क्याई बुफान, हुआ एन और नन्ही मिंग्युए टियानडू सिटी के विशाल और दिव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। टियानडू सिटी के अकल्पनीय रूप से विशाल, चौड़े और ऐतिहासिक प्राचीरों को देखकर शिष्य दंग रह जाते हैं। मिंग्युए खुशी से चिल्लाती है कि ये शहर तो उनके वानफा सिटी से भी कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान है। सीनियर सिस्टर किंगचेंग समझाती हैं कि टियानडू सिटी पूरे श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट का सबसे प्राचीन और केंद्रीय दिल माना जाता है।
इसलिए यहाँ की हवा में इतिहास और असीम साधना का भारी दबाव महसूस होता है। तभी शहर के द्वार पर टियानबाओ पवेलियन का विशेष दूत स्टुअर्ट वांग और पवेलियन मास्टर लियू की पुत्री लियू यी उनका स्वागत करने के लिए आगे आते हैं। स्टुअर्ट वांग बहुत ही आदर से झुककर वानफा सेक्ट के शिष्यों का अभिवादन करते हैं। लियू यी मुस्कुराते हुए सीनियर ब्रदर निंग टियान और किंग चेंग से कहती हैं कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं, क्योंकि वे अक्सर वानफा सेक्ट में रसद और बहुमूल्य सामग्री पहुंचाने वाले जहाजों के साथ जाती रही हैं। लियू यी सचेत करती हैं कि इस समय टियानडू सिटी के मुख्य सराय और बाजार जोंगझो के विभिन्न घरानों के गुप्तचरों से भरे पड़े हैं, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि वे किसी साधारण सराय में ठहरने के बजाय सीधे उनके निजी और गुप्त यूनमेंग पवेलियन में चलें, जहां वे पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक माहौल में रह सकेंगे। निंग टियान और उनके साथी लियू यी की इस वफादारी और सतर्कता की सराहना करते हैं और उनके साथ यूनमेंग पवेलियन की ओर बढ़ जाते हैं। यूनमेंग पवेलियन के एक अत्यंत सुंदर, आध्यात्मिक और शांत कक्ष में पहुंचकर लियू यी उनके लिए पूरे ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और अलौकिक आध्यात्मिक फलों यानी स्पिरिचुअल फ्रूट्स और गर्मा गर्म अलौकिक चाय का इंतजाम करती हैं। मिंगयुए उन फलों को देखकर खुशी से झूम उठती हैं और उन्हें बड़े चाव से खाने लगती हैं। लियू यी बहुत ही विनम्रता से कहती हैं कि टियानबाओ पवेलियन के ये बेहतरीन फल भी वानफा सेक्ट के अमर आड़ू की तुलना में काफी साधारण है, इसलिए वे उनकी इस साधारण मेहमाननवाजी के लिए क्षमा चाहती हैं। लेकिन निंग टियान और किंग चेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फल बेहद स्वादिष्ट और ऊर्जावान हैं। इसके बाद निंग टियान सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं और पूछते हैं कि लियू यी ने शहर के बाहर जिस खतरे और गुप्तचरों की बात की थी, उसका असली माजरा क्या है। लियू यी विस्तार से बताती हैं कि फेंगचिन सिटी में चियान फैमिली का सर्वनाश करते समय उनके अलौकिक फीनिक्स पक्षी की कड़कड़ाती दहाड़ ने पूरे जोंगझो की छुपी हुई पुरानी शक्तियों को हिलाकर रख दिया है। हालांकि कोई भी घराना अभी तक 100% ये नहीं जान पाया है कि वे वानफा सेक्ट के सीधे शिष्य हैं, लेकिन सभी साम्राज्य घरानों को संदेह है कि वे किसी न किसी बहुत बड़े और खौफनाक संप्रदाय के छिपे हुए महारथी हैं। इसीलिए वे केवल दूर से उनका पीछा कर रहे हैं और सीधे हमला करने का दुस्साहस नहीं कर रहे हैं। निंग टियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके पीछे पड़ा है। वे लियू यी से आग्रह करते हैं कि वे आगामी हेवनली प्राइड अरीना के नियमों और उसमें भाग लेने वाले सबसे उग्र और शक्तिशाली प्रतिनिधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। लियू यी गंभीर होकर समझाना शुरू करती हैं कि हेवनली प्राइड अरीना मुख्य रूप से जोंगझो की शीर्ष 9 प्रीफेक्चर लेवल यानी राज्य स्तरीय शक्तियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक महाउत्सव है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड से सबसे प्रतिभाशाली, अजेय और अलौकिक युवाओं को चुनकर उन्हें अपने घरानों में शामिल करना होता है। हर बार इन 9 शक्तियों में से एक ताकत बारी बारी से इस अरीना की मेजबानी करती है और मेजबान घराने को चुने गए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान युवाओं में से सबसे पहले किसी एक को चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। बाकी बचे हुए प्रतिभाशाली योद्धाओं को अन्य 8 शक्तियां आपस में बांट लेती हैं। इसके अलावा अन्य 4 सुदूर क्षेत्रों ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न रीजन से आए हुए युवा साधक भी इस महामुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, ताकि वे किसी बड़ी राज्य स्तरीय ताकत से जुड़कर अपने और अपने परिवार का भाग्य बदल सकें। लियू यी आगे इस वर्ष के अरीना में भाग लेने वाले 6 सबसे खौफनाक और अजेय महारथियों के बारे में विस्तार से खुलासा करती हैं। पहला महारथी है शुएन्युएन किंग, शुएन्युएन इंपीरियल क्लैन का राजकुमार, उम्र 25 वर्ष, साधना स्तर सेंट रियल्म के शिखर पर। इसके पास पौराणिक प्राइमोर्डियल सॉर्ड एम्परर बॉडी है। इसकी युद्ध ऊर्जा इतनी उग्र है कि सामने वाले शत्रु का साधना स्तर इसके प्रभाव से स्वतः ही दब जाता है। दूसरा महारथी है शेन चांगचिंग टाइकिंग होली लैंड का मुख्य शिष्य, उम्र सेंट रियल्म का शिखर। इसके पास लिमिटलेस डाओ बॉडी है। ये टाइकिंग के अनंत और शून्य डाओ का अभ्यास करता है। इसका स्वभाव अत्यंत घमंडी, निष्ठुर, अकेला और भावनाहीन है। तीसरी महारथी है मुरोंग श्वांग मुरोंग इंपीरियल क्लैन की राजकुमारी, उम्र 25 वर्ष, साधना स्तर पीक सेंट रियल्म। तीनों साम्राज्य घरानों में ये अकेली राजकुमारी है जिसके पास मिस्टीरियस यिन डिवाइन बॉडी है। ये अत्यधिक ठंडी, निष्ठुर और केवल अपनी साधना के प्रति समर्पित है। चौथी महारथी है मेंग्याओ याओग्वांग होली लैंड की पवित्र कन्या होली मेडन, उम्र 28 वर्ष, पीक सेंट रियल्म। इसके पास हेवनली साउंड सेक्रेड बॉडी है। ये ध्वनि और संगीत के माध्यम से ऐसा प्रहार करती है कि इसका एक एक शब्द ब्रह्मांडीय नियम बनकर शत्रु के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पांचवा महारथी है जियान वुचेन गियुआन सॉर्ड पवेलियन का मुख्य तलवारबाज, उम्र 24 वर्ष, पीक सेंट रियल्म। इसके पास 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी है जो 5 तत्वों की तलवार ऊर्जा को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम है। छठा महारथी है चू साई किंगलन एकेडमी का मुख्य विद्वान शिष्य, उम्र 27 वर्ष, पीक सेंट रियल्म। ये साहित्य और ताओवाद दोनों में पारंगत है। इसका स्वभाव अत्यंत सौम्य, विद्वान और शालीन है, लेकिन इसकी साहित्यिक ताओवादी तकनीकें बेहद घातक हैं। इसके अलावा लियू यी बताती हैं कि हुआंगफू क्लैन का हुआंगफू शेंग और टियानजी टावर की जी शिंग्युए भी बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हैं।
निंगटियान ये सुनकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि लियू यी की नजर में इन सब में सबसे शक्तिशाली कौन है। लियू यी मुस्कुराते हुए सीनियर ब्रदर निंगटियान की ओर देखती हैं और कहती हैं कि भले ही ये 6 महारथी पूरे जोंगजो के मुकुट हों, लेकिन वे सबसे ज्यादा उम्मीद निंगटियान से रखती हैं, क्योंकि उनके पास पौराणिक सुप्रीम बोन यानी सर्वोच्च हड्डी का शरीर मौजूद है, जिसने एक ही झटके में सेंट स्तर के साधकों का वध कर दिया था। निंगटियान हंसते हुए कहते हैं कि वे उस घटना को लगभग भूल चुके थे। तभी नन्ही मिंग्युए बीच में कूदकर कहती है कि वो भी अरीना के रिंग में उतरकर उन सभी घमंडी महारथियों को पीटना चाहती है, लेकिन निंगटियान सख्त लहजे में मना करते हैं कि मिंग्युए केवल नीचे दर्शक बनकर मैच देखेगी और उसे अरीना में उतरने की अनुमति नहीं है। मिंग्युए अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। इसके बाद लियू यी उन सभी शिष्यों को युनमेंग पवेलियन के अपने अपने निजी विश्राम कक्षों में ले जाती हैं, ताकि वे कल होने वाले महामुकाबले से पहले पूरी तरह से तरोताजा हो सकें। इसी बीच टियानबाओ पवेलियन के मुख्य दरबार में पवेलियन मास्टर लियू और उनकी बेटी लियू यी के बीच एक और गुप्त बैठक होती है। लियू यी अपने पिता को सूचित करती है कि उसने वानफा सेक्ट के शिष्यों को युनमेंग पवेलियन में पूरी सुरक्षा के साथ ठहरा दिया है और उन्हें 6 सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों की पूरी जानकारी दे दी है। पवेलियन मास्टर लियू संतोष जताते हुए कहते हैं कि अब वे देखना चाहते हैं कि जब अरीना के रिंग में उन घमंडी साम्राज्य घरानों के शहजादों का सामना वानफा सेक्ट के इन अजेय शिष्यों से होगा तो उन घमंडी बूढ़ों के चेहरों का रंग कैसे उड़ता है। दूसरी तरफ ईस्टर्न रीजन में स्थित वानफा एम्परर सेक्ट के भव्य और दिव्य महादरबार के भीतर सेक्ट मास्टर लू चेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी बाहर से जियांग फैमिली के पेट्रियार्च जियांग टियान्यू, उनके बेटे जियांग चांगचिंग और परिवार के 32 प्रतिभावान युवा संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। जियांग फैमिली के सदस्य संप्रदाय के असीम, दिव्य और विशालकाय प्रवेश द्वार को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी स्वर्ग के महालोक में पहुंच गए हैं। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू आदरपूर्वक झुककर संप्रदाय के मुख्य रक्षकों को काई बुफान द्वारा दिया गया वो विशेष सिफारिशी पत्र सौंपते हैं। संप्रदाय के एल्डर वांगलिन उस सिफारिशी पत्र पर अंकित निंगटियान और काई बुफान के अलौकिक आभा मंडल को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ परीक्षा में शामिल करने का मामला बहुत बड़ा था, इसलिए एल्डर वांगलिन सीधे सेक्ट मास्टर लू चेन से मार्गदर्शन लेने जाने लगते हैं। तभी सेक्ट मास्टर की मुख्य सहायिका रुऑक्सी वहां प्रकट होती है और कहती है कि सेक्ट मास्टर लू चेन पहले से ही अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। सेक्ट मास्टर का आदेश है कि जियांग फैमिली से आए इन सभी 32 उम्मीदवारों को संप्रदाय के स्थापित नियमों के अनुसार प्रवेश परीक्षा यानी डिसाइपल असेसमेंट से गुजारा जाए। एल्डर वांगलिन तुरंत संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियांग फैमिली के सभी उम्मीदवारों को संप्रदाय की कठोर परीक्षा के 2 चरणों के बारे में समझाते हैं। पहला चरण, फैंटम लैडर मायावी सीढ़ी। इस परीक्षा में कुल 99 सीढ़ियां हैं। शुरुआती 66 सीढ़ियों पर मायावी भ्रम, आंतरिक राक्षस, लालच, क्रोध, अपनों को खोने का भयंकर गम और कयामत के डर का जाल बिछा हुआ है। जो उम्मीदवार अपने दृढ़ संकल्प, अटूट आत्मबल और निष्पादित इच्छा शक्ति के साथ इन 99 सीढ़ियों को पार करके शिखर पर पहुंचेगा, वही केवल परीक्षा में सफल माना जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार की योग्यता थोड़ी कम भी होगी, लेकिन वो 99 सीढ़ियों के शिखर तक पहुंच जाता है, तो उसे कम से कम हैंडीमैन डिसाइपल सेवादार शिष्य के रूप में संप्रदाय में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा चरण, टैलेंट ट्रायल, प्रतिभा और योग्यता परीक्षण। फैंटम लैडर के शिखर पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों की वास्तविक शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक नसों और नसों के संतुलन का परीक्षण किया जाएगा। जो उम्मीदवार 4 से 6 अंकों के बीच योग्यता दिखाएंगे वे आउटर डिसाइपल्स बाहरी शिष्य बनेंगे। जो उम्मीदवार 7 से 9 अंकों की सर्वोच्च और अलौकिक योग्यता दिखाएंगे उन्हें सीधे इनर डिसाइपल्स आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नियमों की घोषणा होते ही जियांग फैमिली के सभी 32 युवा उम्मीदवार एक साथ उस भयंकर फैंटम लैडर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते ही भयंकर मायावी भ्रम, आग के दरिया और खौफनाक चीखें उन्हें घेरने लगती हैं। कई उम्मीदवार अपने डर और लालच के आगे घुटने टेककर जमीन पर गिर पड़ते हैं और परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जियांग सी, जियांग शोई और जियांग ताओ जैसे दृढ़ निश्चयी युवा अपनी आंखों में वानफा सेक्ट का शिष्य बनने का सपना लिए हर एक मायावी भ्रम को अपने अटूट संकल्प से कुचलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कठोर और भयंकर संघर्ष के बाद परिणाम सामने आते हैं। जियांग फैमिली के कुल 32 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार अपनी असीम सहन शक्ति और अटूट इच्छा शक्ति के बल पर फैंटम लैडर के 99वें शिखर को छूने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। एल्डर वांगलिन ये देखकर काफी प्रभावित होते हैं कि 10 में से 1 उम्मीदवार का शिखर तक पहुंचना अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन है। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और उनके बेटे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। असफल हुए उम्मीदवारों को सांत्वना देते हुए पेट्रियार्च समझाते हैं कि एक बार की असफलता उनके साधना मार्ग का अंत नहीं है,
वे भविष्य में और मेहनत करके दोबारा प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद उन सफल उम्मीदवारों का टैलेंट ट्रायल यानी प्रतिभा परीक्षण शुरू होता है। परीक्षा के अंत में परिणाम आता है कि जियांग फैमिली का कोई भी युवा सीधे इनर डिसाइपल बनने की 7 योग्यता तो हासिल नहीं कर पाता, लेकिन जियांग शोई और जियांग ताओ दोनों 6 अंकों की बेहतरीन योग्यता हासिल करके वानफा एम्परर सेक्ट के आधिकारिक आउटर डिसाइपल्स बन जाते हैं। बाकी बचे 8 उम्मीदवार हैंडीमैन डिसाइपल्स के रूप में संप्रदाय में शामिल कर लिए जाते हैं। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू इतने सारे अपने पारिवारिक सदस्यों को वानफा सेक्ट जैसी अजेय और अलौकिक शक्ति का हिस्सा बनते देखकर बेहद भाव विभोर हो जाते हैं। वे अपने बेटे से फुसफुसाकर कहते हैं कि वानफा सेक्ट का ये पावन परिसर किसी स्वर्गलोक से कम नहीं है, इसलिए क्यों न वे पूरे जियांग फैमिली को फेंगशन सिटी से स्थानांतरित रिलोकेट करके सीधे वानफा सिटी के आसपास ही हमेशा हमेशा के लिए बसा दे, ताकि उनका पूरा वंश इस अमर संप्रदाय की छत्र छाया में फल फूल सके। उनका बेटा इस विचार से पूरी तरह सहमत होता है और कहता है कि शहर वापस लौटते ही वे इस बड़े स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ टियांडू सिटी का माहौल अपने चरम रोमांच पर पहुंच चुका था। 3 लंबे सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया था जब हेवनली प्राइड अरीना बैटल की शुरुआत होने वाली थी। पूरे श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट से लाखों साधक, व्यापारी, छोटे बड़े घरानों के पेट्रियार्ट्स और रो कल्टिवेटर्स शहर के विशाल अरीना प्रांगण में जमा हो चुके थे। चारों तरफ उत्साह की चीखें गूंज रही थीं। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि इस बार के महामुकाबले में कौन सा युवा महारथी पूरे महाद्वीप का राजा बनकर उभरेगा। क्या वो किसी महान साम्राज्य घराने का राजकुमार होगा, किसी होली लैंड की पवित्र कन्या होगी, या फिर कोई छुपा हुआ अनाम सूरमा। लेकिन ठीक उसी समय वानफा एम्परर सेक्ट के भीतर सेक्ट मास्टर लू चेन के दिमाग में अचानक संप्रदाय के स्वचालित सिस्टम की एक भयंकर और अप्रत्याशित चेतावनी गूंज उठती है। वुएयंस मिशन इस हेवनली प्राइड अरीना बैटल में वानफा एम्परर सेक्ट के 5 प्रत्यक्ष शिष्यों डायरेक्ट डिसाइपल्स को पूरे जोंगजो महाद्वीप में अपना अजेय परचम लहराना होगा और अरीना की अंतिम शीर्ष 5 टॉप 5 रैंकिंग्स पर पूरी तरह से वानफा सेक्ट का कब्जा जमाना होगा। पुरस्कार: असीम ब्रह्मांडीय महा उपहार पैकेट अल्टीमेट गिफ्ट पैक। सेक्ट मास्टर लू चेन अपने मन ही मन सिस्टम पर थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा अजीब और ऐन मौके पर दिया गया टास्क है। अरीना का मुकाबला आज ही शुरू होने वाला है और ये सिस्टम अब जाकर टास्क दे रहा है, जिससे शिष्यों को तैयारी करने का एक पल का भी समय नहीं मिला। सेक्ट मास्टर लू चेन मजाकिया अंदाज में सिस्टम को चिढ़ाते हैं कि यदि सिस्टम इतना ही मेहरबान है तो वो उन्हें सीधे अमरता का वरदान क्यों नहीं दे देता, लेकिन सिस्टम शांत रहता है। सेक्ट मास्टर लू चेन बिना एक पल की देरी किए अपने मुख्य संप्रेषण जेड पेडेंट ट्रांसमिशन जेड पेंडेंट को सक्रिय करते हैं ताकि वे टियांडू सिटी में मौजूद अपने शिष्यों निंग टियान, किंग चेंग, काई बुफान और हुआ एन को इस नए और अनिवार्य आदेश के बारे में तुरंत सूचित कर सकें। यूमेंग पाविलियन के भीतर विश्राम कर रहे सीनियर ब्रदर निंग टियान के गले में लटका हुआ विशेष जेड पेडेंट अचानक तेज स्वर्णिम रोशनी के साथ दमकने लगता है। निंग टियान, किंग चेंग, काई बुफान और हुआ एन तुरंत सचेत हो जाते हैं। निंग टियान अपने जेड पेडेंट को छूते हैं और देखते ही देखते हवा में सेक्ट मास्टर लू चेन का एक असीम, दिव्य और अलौकिक आभासी रूप प्रकट होता है। सभी शिष्य तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपने सेक्ट मास्टर लू चेन को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। सेक्ट मास्टर लू चेन सौम्य भाव से उन्हें उठने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। निंग टियान सूचित करते हैं कि जियांग फैमिली के 32 उम्मीदवार सफलतापूर्वक संप्रदाय की परीक्षा देने पहुंच चुके हैं। सेक्ट मास्टर लू चेन मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि वे उम्मीदवार पहुंच चुके हैं और उनमें से 10 लोग संप्रदाय का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर लू चेन कड़े और गंभीर स्वर में अपना मुख्य आदेश जारी करते हैं। वे अपने सभी शिष्यों को देखते हुए कहते हैं कि आज से शुरू हो रहे हेवनली प्राइड अरीना में उनका केवल भाग लेना ही काफी नहीं होगा। वानफा एम्परर सेक्ट की प्रतिष्ठा और मर्यादा का तकाजा है कि इस महामुकाबले की अंतिम शीर्ष 5 टॉप 5 रैंकिंग्स पर केवल और केवल वानफा सेक्ट के शिष्यों का ही नाम होना चाहिए। जोंगझो के किसी भी घमंडी साम्राज्य घराने या होली लैंड के योद्धा को शीर्ष 5 में जगह बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी शिष्य ये सुनकर जोश और उमंग से भर जाते हैं। काई बुफान अपनी मुट्ठी भींचते हैं। हुआ एन के चेहरे पर स्वर्णिम मुस्कान आ जाती है। सीनियर सिस्टर किंग चेंग अपनी तलवार पर हाथ रखती हैं और सीनियर ब्रदर निंग टियान अपने सुप्रीम बोन की असीम ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने सेक्ट मास्टर को वचन देते हैं कि वे इस आदेश को हर कीमत पर पूरा करेंगे और पूरे जोंगझो के सामने वानफा एम्परर सेक्ट के अजेय परचम को फहराकर ही दम लेंगे। सेक्ट मास्टर लू चेन भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तक वे और उनकी रक्षा में तैनात अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, तब तक उनके शिष्यों को अरीना के रिंग में कोई खतरा नहीं हो सकता।
नन्ही मिंग्युए ये सुनकर खुशी से झूम उठती है और चिल्लाकर कहती है कि मास्टर उससे बहुत प्यार करते हैं और जब वे वापस संप्रदाय लौटेंगे तो वो अपने मास्टर के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार रोस्टेड मीट यानी भुना हुआ मांस बनाएगी। मिंग्युए बहुत ही मासूमियत से कहती है कि वो अपने मास्टर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी और यहाँ तक कि जब मास्टर बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो वो उनके अंतिम संस्कार में भी ढेर सारे पवित्र कागजी पैसे जलाएगी। नन्ही मिंग्युए की इस बेहद मासूम और अजीबोगरीब बात को सुनकर पूरे कमरे का माहौल ठहाकों से गूंज उठता है। सीनियर सिस्टर किंगचेंग और निंगटियान अपनी हंसी नहीं रोक पाते। सेक्ट मास्टर लू चैन भी अपनी हंसी दबाते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मिंग्युए की बातें हमेशा ही बहुत ही अनोखी और अकल्पनीय होती हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर लू चैन सभी शिष्यों को सचेत करते हैं कि वे अपनी साधना और युद्ध कौशल को पूरी तरह से तैयार रखें क्योंकि अरीना का महामुकाबला बहुत ही भयंकर होने वाला है। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अब उनके जाने का समय हो गया है। निंगटियान, किंगचेंग, काई बुफान और हुआ एन अत्यंत आदर से झुककर अपने मास्टर को विदा करते हैं और कहते हैं कि वे अपने मास्टर के हर एक आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे और वानफा एम्परर सेक्ट का नाम पूरे जोंगजो में सबसे ऊंचा करेंगे। सेक्ट मास्टर लू चैन की आभासी छवि हवा में लीन हो जाती है। सेक्ट मास्टर के जाने के बाद नन्ही मिंग्युए अति उत्साह में अपने हाथ हवा में लहराते हुए उछलने लगती है और चिल्लाती है कि आखिरकार उसे भी इतने बड़े मंच पर लड़ने और अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। निंगटियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उत्साह अच्छा है लेकिन अब उन्हें बिना एक पल की देरी किए टियानबाओ पैविलियन के पैविलियन मास्टर लियू से मिलना चाहिए ताकि वे अरीना में अपने पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और आगे के इंतजामों को पूरा कर सकें। पूरा दल अपने वस्त्र संभालता है और युनमेंग पैविलियन के मुख्य अतिथि कक्ष की ओर बढ़ता है जहाँ पैविलियन मास्टर लियू और उनकी पुत्री लियू यी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जब वानफा सेक्ट के शिष्य कक्ष में प्रवेश करते हैं तो निंगटियान अत्यंत शालीनता से कहते हैं कि परिजनों और मास्टर के साथ बातचीत के कारण उन्हें थोड़ा विलंब हो गया, जिसके लिए वे पैविलियन मास्टर लियू से क्षमा मांगते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। पैविलियन मास्टर लियू बहुत ही आदर से झुककर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, वे भी अभी अभी ही कक्ष में पहुंचे हैं। पैविलियन मास्टर लियू तुरंत अपने वफादार सेवक स्टुअर्ड वांग वांग बो को आदेश देते हैं कि वे बिना कोई देरी किए तुरंत अरीना के मुख्य पंजीकरण कार्यालय में जाएं और वानफा एम्परर सेक्ट के इन सभी प्रत्यक्ष शिष्यों का आधिकारिक पंजीकरण पूरा करवाएं। स्टुअर्ड वांग तुरंत आगे बढ़ते हैं और आदरपूर्वक पूछते हैं कि पंजीकरण फॉर्म में दर्ज करने के लिए शिष्यों के शुभ नाम क्या हैं। काई बुफान बहुत ही गर्व से आगे आकर कहते हैं कि उनका नाम काई बुफान है। उनके बराबर में खड़े उनके छोटे भाई का नाम हुआ एन है। उनकी सुंदर सेकंड सीनियर सिस्टर का नाम म्यू किंगचेंग है और उनके सबसे बड़े सीनियर ब्रदर का नाम निंगटियान है। नन्ही मिंग्युए भी आगे कूदकर अपना नाम निंगयू बताती है। स्टुअर्ड वांग मुस्कुराते हुए सभी नामों को अपने दस्तावेजों में नोट करते हैं और आदरपूर्वक कहते हैं कि वे तुरंत पंजीकरण का काम पूरा करके लौट। इसके बाद पैविलियन मास्टर लियू और उनकी पुत्री लियू यी वानफा सेक्ट के शिष्यों को टियानडू सिटी के उस विशालकाय हेवनली प्राइड अरीना के सबसे प्रीमियम और सुरक्षित वीआईपी दर्शक दीर्घा वीआईपी गैलरी में ले जाते हैं। जैसे ही वे लोग अपनी निर्दिष्ट सीटों पर बैठते हैं, काई बुफान और हुआ एन आश्चर्य से चारों तरफ देखते हैं। काई बुफान खुशी से चिल्लाते हैं कि ये स्थान सचमुच अकल्पनीय और अद्भुत है। यहाँ बैठकर पूरे विशालकाय अरीना के एक एक हिस्से को बहुत ही स्पष्ट रूप से और एक नज़र में देखा जा सकता है। पैविलियन मास्टर लियू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये उनके टियानबाओ पैविलियन की विशेष वीआईपी दीर्घा है जो केवल सर्वोच्च शक्तियों के लिए आरक्षित रहती है। तभी स्टुअर्ड वांग दौड़ते हुए वापस आते हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक सूचित करते हैं कि उन्होंने वानफा सेक्ट के 5 शिष्यों का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा करवा दिया है और अब से कुछ ही देर में प्राथमिक दौर के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए लॉटरी ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाली जाएगी। काई बुफान बहुत ही विनम्रता से स्टुअर्ड वांग का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत की है और इसके लिए वे उनके आभारी हैं। स्टुअर्ड वांग आदरपूर्वक झुककर कहते हैं कि ये तो उनका परम सौभाग्य है और वानफा सेक्ट के शिष्यों की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है। इसी बीच हुआ एन मजाकिया लहजे में पैविलियन मास्टर लियू से पूछते हैं कि क्या उन्होंने खुद भी इस महामुकाबले में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। पैविलियन मास्टर लियू ठहाका लगाकर हंसते हैं और कहते हैं कि हुआ एन केवल परिहास कर रहे हैं। पैविलियन मास्टर लियू नम्रता से स्वीकार करते हैं कि उनका साधना स्तर अत्यंत साधारण है और यदि वे इस भयंकर अरीना के मंच पर उतरने का दुस्साहस करेंगे तो ये केवल उनके लिए अपमान और पराजय का कारण बनेगा। इसलिए उनके लिए दर्शक दीर्घा में बैठकर शांत भाव से इन युवा महारथियों के अद्भुत युद्ध कौशल को देखना ही सबसे उत्तम विकल्प है। तभी अचानक पूरे अरीना प्रांगण में एक भयंकर और भारी गड़गड़ाहट होती है। चारों तरफ मौजूद लाखों दर्शकों के बीच अचानक एक जबरदस्त हलचल मच जाती है। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि देखो,
जोंगजो के सबसे शक्तिशाली और अजेय 9 साम्राज्य घरानों, 9 एम्परर लेवल फोर्सेस, डी लेवल फोर्सेस के प्रतिनिधि और प्रमुख योद्धा अपने अपने दिव्य रथों और उड़ते हुए आसनों पर आ चुके हैं। उन घरानों के योद्धाओं के शरीर से ऐसी प्रचंड, उग्र और कयामत ढाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास की हवा भी कांपने लगती है। दर्शक दीर्घा में बैठी कई साधारण साधक, लड़कियां और युवा उन्हें देखकर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। कुछ लड़कियां हसरत भरी निगाहों से कहती हैं कि ये साम्राज्य घरानों के राजकुमार और कुलीन योद्धा कितने दबंग, अजेय और आकर्षक हैं। यदि इन घरानों का कोई भी राजकुमार या उच्च अधिकारी उन पर एक नजर डाल ले या उन्हें अपनी दासी के रूप में भी स्वीकार कर ले, तो वे अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में न्यौछावर करने को तैयार हैं। हुआ एन ऊपर बनी हुई 9 भव्य और अलौकिक नीलमणि की मेजों 9 जेड टेबल्स को देखते हैं, जो अरीना के सबसे ऊंचे और पवित्र मंच पर स्थापित थीं। हुआ एन पवेलियन मास्टर लियू से पूछते हैं कि क्या वे ऊपर 9 मेजों पर विराजमान व्यक्ति पवेलियन मास्टर लियू के पिता ही हैं, क्योंकि उन्होंने वानफा सेक्ट में निंगटियान की जीवनी और इतिहास में उनका उल्लेख देखा था। पवेलियन मास्टर लियू मुस्कुराते हुए पुष्टि करते हैं कि हाँ, वे उनके पूज्य पिता ही हैं। हुआ एन अचंभित होकर कहते हैं कि ये 9 साम्राज्य घराने सचमुच अत्यंत प्रभावशाली, घमंडी और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। वे सब के सब नीलमणि की मेजों पर इतने ऊंचे बैठकर पूरे महाद्वीप पर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। काई बुफान हंसते हुए कहते हैं कि इन साम्राज्य घरानों का ये दिखावा और घमंड उनके वानफा एम्परर सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। वानफा सेक्ट की असीम क्षमता और दिव्यता के सामने ये सब केवल छोटे मोटे स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अरीना के मुख्य उच्च मंच पर विराजमान 9 साम्राज्य घरानों के प्रमुखों और महाअध्यक्षों के बीच आपस में बातचीत शुरू होती है। किंगलन एकेडमी के मुख्य डीन सू लॉन्ग मुस्कुराते हुए ग्युआन सॉर्ड पवेलियन के सॉर्ड मास्टर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि बहुत समय बाद उनसे भेंट हुई है। डीन सू लॉन्ग मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि सुना है हाल के दिनों में सॉर्ड मास्टर के संप्रदाय में उपद्रव और झंझट काफी कम हो गए हैं। ग्युआ सॉर्ड मास्टर ठंडी सांस लेते हुए जवाब देते हैं कि डीन सू लॉन्ग बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में पूरे श्वानहुआंग कॉन्टिनेंट का माहौल बेहद अशांत, रहस्यमयी और अस्थिर हो चुका है। सॉर्ड मास्टर कहते हैं कि किंगलैन एकेडमी हमेशा से ही निष्पक्ष और ज्ञान का केंद्र रही है और वे जल्द ही किंगलैन एकेडमी का दौरा करने की इच्छा रखते हैं। डीन सू लॉन्ग हंसते हुए कहते हैं कि ग्युआन सॉर्ड मास्टर का किंगलैन एकेडमी के द्वारों पर हमेशा सहर्ष स्वागत है। तभी ग्युआन सॉर्ड मास्टर अचानक मुड़कर दर्शक दीर्घा में बैठे टियानबाओ पवेलियन के मुख्य अध्यक्ष लियू बाई पवेलियन मास्टर लियू की ओर देखते हैं। सॉर्ड मास्टर अचानक थोड़े गुस्से और परिहास भरे स्वर में चिल्लाते हैं कि अरे ओ छठे भाई लियू बाई, वो जो लड़की लियू यी के साथ बैठे हुए 5 युवा साधक हैं, क्या वे वही वानफा एम्परर सेक्ट के अलौकिक प्रत्यक्ष शिष्य हैं? स्वॉर्ड मास्टर गुस्से में कहते हैं कि लियू बाई कितना बड़ा चालाक और मक्कार बूढ़ा है, जिसने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा कर रखी। स्वॉर्ड मास्टर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि यदि वे सतर्क नहीं रहते तो कहीं वे गलती से वानफा सेक्ट मास्टर के सीधे शिष्यों को अपने ग्युआ सॉर्ड पवेलियन में शामिल करने का दुस्साहस न कर बैठते, जिसका परिणाम बेहद भयंकर हो सकता था। स्वॉर्ड मास्टर चिल्लाकर कहते हैं कि लियू बाई सचमुच एक नंबर का धूर्त लोमड़ है। पवेलियन मास्टर लियू बाई दूर से ही हाथ जोड़कर ठहाका मारते हैं और कहते हैं कि अरे ग्युआन भाई, उनका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, वे केवल समय की कमी के कारण बताना भूल गए थे और इसके लिए वे दिल से क्षमा मांगते हैं। तभी पूरे अरीना में ढोल नगाड़ों की प्रचंड आवाज गूंज उठती है। उद्घोषक चिल्लाकर घोषणा करता है कि इस वर्ष के महान हेवनली प्राइड अरीना बैटल के मुख्य आयोजक शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन के प्रमुख और सदस्य अपने दिव्य दल के साथ पधार चुके हैं। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि शुआन्युआन क्लैन जोंगझो का सबसे पुराना और शक्तिशाली साम्राज्य घराना है। इस वर्ष की इस महाप्रतियोगिता का पूरा संचालन और आयोजन उन्हीं के कंधों पर है। ये नियम है कि 9 साम्राज्य घरानों के अलावा अन्य क्षेत्रों से आए हुए युवा साधकों में से जो भी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, उसे शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन द्वारा अपने घराने के शीर्ष योद्धा के रूप में चुनने का पहला अधिकार प्राप्त होगा। इसके तुरंत बाद शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन के प्रमुख बहुत ही गंभीर और कड़क आवाज में मंच पर आकर पूरे मैदान को शांत होने का इशारा करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि हेवनली प्राइड अरीना बैटल अब आधिकारिक रूप से प्रारंभ होती है। वे नियमों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि पूरी प्रतियोगिता को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है: प्रिलिमिनरी राउंड्स प्राथमिक दौर, इंटरमीडिएट राउंड्स मध्यम दौर और फाइनल्स अंतिम दौर। आयोजक स्पष्ट करते हैं कि 9 साम्राज्य घरानों, 9 एम्परर लेवल फोर्सेस से आने वाले कुल 270 प्रतिभावान युवाओं को प्राथमिक दौर में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सीधे मध्यम दौर इंटरमीडिएट राउंड से प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगे। बाकी बचे हुए सभी 566 साधारण और अन्य क्षेत्रों से आए युवा साधकों को प्राथमिक दौर से शुरुआत करनी होगी। प्राथमिक दौर का नियम बेहद सीधा है। लॉटरी बॉक्स से नंबर निकालकर 2-2 साधकों का आपस में आमना सामना 1 ऑन 1 डुअल कराया जाएगा।
जो साधक हारेगा वो तुरंत प्रतियोगिता से बाहर एलिमिनेटेड हो जाएगा और जो जीतेगा वो सीधे दूसरे दौर को पार करते हुए मध्यम दौर में अपनी जगह बनाएगा। मध्यम दौर में पहुंचने के बाद साम्राज्य घरानों के 270 योद्धाओं और प्राथमिक दौर से जीतकर आए साधकों का एक साथ लॉटरी के जरिए आमना सामना होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि केवल 30 सबसे घातक और सर्वोत्कृष्ट योद्धा शेष न रह जाएं। वे बचे हुए 30 योद्धा अंतिम रूप से फाइनल्स में प्रवेश करेंगे, जहां एक एक करके मुकाबले तब तक होंगे जब तक कि पूरे महाद्वीप का एकमात्र चैंपियन विजेता सामने न आ जाए। तभी दर्शक दीर्घा से एक साधक खड़े होकर आदरपूर्वक सवाल पूछता है कि क्या इस भयंकर प्रतियोगिता के दौरान युद्ध कौशल और हथियारों पर कोई विशेष प्रतिबंध या सीमाएं लागू होंगी। आयोजक कड़े शब्दों में उत्तर देते हैं कि केवल 2 मुख्य कड़े नियम हैं। पहला, किसी भी साधक को अपनी साधना या जीवन को दांव पर लगाने वाली प्रतिबंधित और दुष्ट तकनीकों फॉरबिडन टेक्निक्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, प्रतियोगिता के दौरान जानबूझकर किसी की हत्या करना प्रोहिबिटेड टू कॉज डेथ एट विल सख्त मना है। यदि कोई प्रतिद्वंद्वी अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है या आत्मसमर्पण कंसीड कर देता है तो उस पर दोबारा प्रहार करना सख्त अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अपनी विजय हासिल करने के लिए साधक किसी भी वैध युद्ध कौशल, हथियार या तकनीक का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोजक आगे आंकड़े बताते हुए घोषणा करते हैं कि इस वर्ष के हेवनली प्राइड अरीना बैटल में भाग लेने के लिए कुल 836 अत्यंत प्रतिभाशाली और अलौकिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 270 योद्धा 9 साम्राज्य घरानों से आते हैं, जबकि बाकी बचे 566 युवा साधक महाद्वीप के अन्य सुदूर क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। निंगटियान वीआईपी दीर्घा से पैविलियन मास्टर ल्यू की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या 9 साम्राज्य घरानों में से प्रत्येक घराने ने केवल 30 प्रतिनिधियों को ही इस प्रतियोगिता में भेजा है। पैविलियन मास्टर ल्यू उत्तर देते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। 9 घरानों ने आपसी सहमति से ये नियम बनाया है कि प्रत्येक घराना केवल 30 सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही भेज सकता है। पैविलियन मास्टर ल्यू समझाते हैं कि सीटों की संख्या जितनी कम और सीमित होगी, उन युवाओं के भीतर अपनी योग्यता साबित करने का जुनून उतना ही प्रचंड होगा। जो युवा इस भयंकर अरीना में अपना परचम लहराएगा, उसे उसके परिवार और घराने से असीम संसाधन, अलौकिक तकनीकें और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यही शुएनहुआंग कॉन्टिनेंट का कठोर सत्य है, जहां साधकों को संसाधनों और अस्तित्व के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और एक छोटी सी भूल भी मौत का कारण बन सकती है। तभी मुख्य मंच से ढोल की अंतिम चोट के साथ आधिकारिक उद्घोषणा होती है कि हेवनली प्राइड अरीना बैटल का प्राथमिक दौर अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। उद्घोषक आदेश देता है कि प्राथमिक दौर के प्रथम 500 से अधिक उम्मीदवारों में से क्रम संख्या के अनुसार साधक मंच पर आकर लॉटरी बॉक्स से अपने अपने नंबर के कार्ड, लाइसेंस प्लेट नंबर्स निकालें। उच्च मंच पर बैठे साम्राज्य घरानों के प्रमुख आपस में चर्चा करने लगते हैं। मुरोंग क्लैन के पेट्रियार्च मुस्कुराते हुए शुएनयुआन क्लैन के प्रमुख से कहते हैं कि आशा है कि इस बार आयोजक होने के नाते वे अन्य घरानों के युवाओं पर थोड़ा तरस खाएंगे। शुएनयुआन क्लैन के प्रमुख हंसते हुए कहते हैं कि इस बार महाद्वीप में एक से बढ़कर एक होनहार और अलौकिक प्रतिभाएं सामने आई हैं, इसलिए किसी अच्छे साधक को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तभी मुरोंग क्लैन के प्रमुख चुटकी लेते हुए कहते हैं कि चाहे कितने भी होनहार युवा आ जाएं, वे सब शुएनयुआन क्लैन के सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार शुएनयुआन चिंग की बराबरी कभी नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि शुएनयुआन चिंग की प्रतिभा इतनी प्रचंड है कि उसका भविष्य में क्वासी एम्परर बनना निश्चित है और उसके पास सम्राट एम्परर बनने की भी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। शुएनयुआन क्लैन के प्रमुख नम्रता से कहते हैं कि उनका बेटा अभी छोटा है और उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है, जबकि मुरोंग क्लैन के मुख्य युवा योद्धा मुरोंग शुआन और राजकुमारी मुरोंग शुआंग का भविष्य भी उतना ही उज्जवल है। तभी असीम सुंदरता की धनी याओग्वांग होली लैंड की पवित्र कन्या मेंग्याओ खिलखिलाकर हंसती है और शुएनयुआन किंग की ओर देखते हुए कहती है कि शुएनयुआन किंग के चेहरे के भाव अचानक इतने बदले हुए क्यों दिख रहे हैं। मेंग्याओ चुटकी लेते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि शुएनयुआन किंग की आंखें किसी को देखकर चौंधिया गई हैं और उनके होठों पर एक अजीब सी दिलकश मुस्कान तैर रही है, मानो उनके दिल में वसंत की बहार आ गई हो। शुएनयुआन किंग गुस्से से अपनी लाल आंखें मुड़ाते हुए गर्जना करता है कि मेंग्याओ तुरंत अपना बकवास और बदबूदार मुंह बंद रखे। दरअसल शुएनयुआन किंग की नज़र वीआईपी दीर्घा में बैठी वानफा सेक्ट की सेकंड सीनियर सिस्टर म्यू किंगचेंग पर टिक गई थी। म्यू किंगचेंग की अलौकिक सुंदरता, बर्फ जैसी पवित्र आभा और अद्वितीय रूप को देखकर शुएनयुआन किंग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। शुएनयुआन किंग का एक घमंडी चेला तुरंत आगे बढ़कर अपने मालिक से कहता है कि उसने पता लगा लिया है कि वे 5 युवा फेंगचियन सिटी में चियान फैमिली को तबाह करने वाले वही रहस्यमयी योद्धा हैं और इस समय टियानबाओ पैविलियन की राजकुमारी ल्यू यी उनकी खातिरदारी कर रही है। शुएनयुआन चिंग का वो चेला अत्यंत नीच भाव से कहता है कि उसके मालिक शुएनयुआन चिंग के पास इस समय कोई सुंदर दासी मेड सर्वेंट मौजूद नहीं है,
इसलिए वो नीचे बैठी उस अलौकिक सुंदर स्त्री म्यू शिंगचेंग को अपने मालिक की दासी बनाने के लिए हासिल करना चाहता है। पास ही बैठा हुआंगफू क्लैन का मुख्य योद्धा हुआंगफू शेंग ये सुनकर तंज कसते हुए कहता है कि उसने तो सुना था कि शुआन्युआन शिंग को अपने आसपास स्त्रियों का होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आज अचानक उसे एक दासी की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसी बीच मुख्य अरेना के विशालकाय रिंग में प्राथमिक दौर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उद्घोषक घोषणा करता है कि लॉटरी बॉक्स में कुल 283 जोड़ों वाले नंबर कार्ड 283 पेयर नंबर्ड कार्ड्स रखे गए हैं। जिस भी 2 साधकों के हाथ में एक ही नंबर का कार्ड आएगा, उदाहरण के लिए यदि 2 साधक नंबर 1 का कार्ड निकालते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंद्वी होंगे। उद्घोषक आदेश देता है कि सभी 566 युवा साधक एक कतार में खड़े होकर अपने अपने कार्ड निकालें। तभी दर्शक दीर्घा में मौजूद लाखों लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि लाइन में खड़े होकर कार्ड निकालने वाले विशालकाय और खौफनाक साधकों के बीच एक नन्ही सी 8-9 साल की बच्ची मिंग्युए निंग्यू भी पूरी निडरता के साथ खड़ी थी और अपने हाथ फैलाकर लॉटरी बॉक्स से कार्ड निकाल रही थी। पूरे मैदान में फुसफुसाहट और चीख पुकार मच जाती है। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या बकवास है, ये छोटी सी बच्ची यहाँ इस कयामत के मैदान में क्या कर रही है। क्या ये बच्ची मुश्किल से 8 या 9 साल की नहीं लग रही? क्या आयोजकों का दिमाग खराब हो गया है जो उन्होंने इतने बड़े महामुकाबले में एक छोटी बच्ची को घुसा दिया? क्या आयोजकों ने पंजीकरण के समय उम्मीदवारों की योग्यता की जांच नहीं की थी? कई घमंडी साधक हंसते हुए कहते हैं कि ये छोटी बच्ची जरूर किसी अमीर परिवार की बिगड़ी हुई संतान होगी जो केवल मजे लेने के लिए यहाँ आ घुसी है। वे कहते हैं कि एक साधारण सांस की डोरी को खींचने की ताकत भी इस बच्ची में नहीं होगी, तो फिर ये इतने भयंकर साधकों के साथ मुकाबला करने के योग्य कैसे हो सकती है? लेकिन तभी दर्शक दीर्घा में मौजूद कुछ अनुभवी और समझदार बुजुर्ग साधक चिल्लाकर उन्हें सचेत करते हैं कि उस छोटी बच्ची को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत करो। वे बताते हैं कि ये वही छोटी बच्ची है जो फेंगशन सिटी से आए उन 5 रहस्यमयी योद्धाओं के समूह में शामिल थी। बुजुर्ग समझाते हैं कि इस नन्ही बच्ची के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ताकत और शांत आत्मविश्वास किसी बड़े महायोद्धा से कम नहीं है। इस इतनी छोटी सी उम्र में करोड़ों आंखों के सामने और हजारों खौफनाक साधकों के बीच इतनी शांत और निर्भीक खड़ी रहना इस बात का सीधा सबूत है कि इसके पीछे कोई अत्यंत भयंकर और अलौकिक शक्ति मौजूद है। मुख्य मंच से आयोजक तुरंत कड़क आवाज में घोषणा करते हैं कि हेवनली प्राइड अरीना के सभी पंजीकरणों की अत्यंत कड़ाई से और निष्पक्ष जांच की गई है। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और ये छोटी बच्ची पूरी तरह से नियमानुसार मुकाबला करने के योग्य पाई गई है। इसलिए लॉटरी की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। तभी प्राथमिक दौर के पहले मैच की घोषणा होती है। मैच 9 1 निंग्यू नन्ही मिंग्युए नंबर 1 vs जाओ लाई नंबर 1। आयोजक आदेश देते हैं कि जिन साधकों ने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के कार्ड निकाले हैं वे तुरंत मुख्य रिंग में बने 9 अलग अलग अखाड़ों पर पहुंचे और बाकी साधक अपनी बारी का इंतजार करें। वीआईपी दीर्घा में बैठे निंगटियान, किंगचेंग, काई बुफान और हुआ एन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सबसे पहला नंबर ही नन्ही मिंग्युए का निकल आया है। सीनियर सिस्टर किंगचेंग बहुत ही ममता और चिंता भरे स्वर में नन्ही मिंग्युए से कहती है कि वो सबसे पहले दौर में ही लड़ने जा रही है, इसलिए रिंग में उतरकर बहुत ही सावधान रहे और खुद को कोई चोट न लगने दे। हुआ एन और काई बुफान भी कहते हैं कि शाओयुए बहुत ही सतर्कता से मुकाबला करे। नन्ही मिंग्युए अपने नन्हे हाथ हवा में लहराते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि वे सब बिल्कुल चिंता न करें, वे सब नीचे बैठें और देखें कि वो कैसे चुटकियों में अपने प्रतिद्वंद्वी का काम तमाम करती है। निंगटियान मजाकिया लहजे में कहते हैं कि जाओ जूनियर सिस्टर, अपनी ताकत दिखाओ। जैसे ही नन्ही मिंग्युए 1 नंबर के विशालकाय अखाड़े के बीचों बीच पहुंचती है, उसका प्रतिद्वंद्वी जो लाई रिंग में छलांग लगाता है। जो लाई की उम्र 22 वर्ष थी। वो नॉर्दर्न लियांग के एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली अभिजात घराने का 1 सदी में एक बार पैदा होने वाला महान प्रतिभा योद्धा माना जाता था। उसने अपने शरीर को आयरन ब्लेड टेक्निक, लोहे की धार वाली तकनीक से इस कदर तपाया था कि उसकी मांसपेशियां चट्टान जैसी कठोर थीं। अपने संप्रदाय में उसने अकेले ही एक ही दिन में अपने ही स्तर के 15 महान युवाओं का कत्ल करके अपना खौफनाक नाम कमाया था। जाओ लाई का स्वभाव अत्यंत घमंडी, क्रूर और हिंसक था। जाओ लाई जब अपने सामने एक 8 साल की नन्ही बच्ची को खड़ा देखता है तो वो अट्टहास करके हंसने लगता है। उसकी भयंकर हंसी पूरे रिंग में गूंज उठती है। जाओ लाई कड़क और अपमानजनक स्वर में चिल्लाता है कि उसने हेवनली प्राइड अरीना के इस पवित्र मंच तक पहुंचने के लिए न जाने कितने खौफनाक युद्ध जीते और कत्लेआम किए, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो कि उसका पहला ही प्रतिद्वंद्वी एक ऐसी छोटी बच्ची निकली जो अभी अभी अपनी माँ का दूध पीकर आई है। जाओली हंसते हुए चिल्लाता है कि ओ छोटी बच्ची, तेरी नादानी और कम उम्र का लिहाज करते हुए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तुरंत इस अखाड़े से लुढ़कती हुई बाहर भाग जा। मुझे मजबूर मत कर कि मैं अपना हाथ उठाऊं।
क्योंकि एक बार जब मेरी तलवार और मुक्के चलने शुरू होते हैं तो मुझे छोटे बच्चों पर कोई तरस नहीं आता। यदि तू बाहर नहीं भागी तो मैं तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़कर तुझे हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगा। नन्ही मिंग्युए उसकी इस गीदड़ भभकी को सुनकर जरा भी भयभीत नहीं होती। वो अपनी नन्ही आंखें मटकाते हुए कहती है कि ये घमंडी राक्षस बहुत बकवास कर रहा है। मिंग्युए बहुत ही शांत भाव से अपने नन्हे शरीर के भीतर छिपे आध्यात्मिक सील को खोलने का फैसला करती है। वो अपने मन में मुस्कुराती है और अपनी नन्ही एड़ी को जमीन पर पटकते हुए अपने अलौकिक कबीले की गुप्त तकनीक का आह्वान करती है। क्यूएलन स्टेप किरण का अलौकिक कदम। अचानक मिंग्युए के उस नन्हे से शरीर से एक असीम, दिव्य और कयामत ढाने वाली स्वर्णिम रोशनी का भयंकर विस्फोट होता है। एक विशालकाय पौराणिक क्यूएलन पवित्र स्वर्णिम अलौकिक जीव की भयानक छाया उसके पीछे साकार हो जाती है। मिंग्युए केवल एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाती है और अपनी नन्ही लात हवा में लहराते हुए सीधे जाओ लाई की ओर दे मारती है। एक भयंकर कड़कड़ाती हुई धमाके की आवाज होती है। BOOM। जाओ लाई, जो अपनी कठोर आयरन ब्लेड तकनीक पर घमंड कर रहा था, उस नन्ही लात का प्रभाव भी सहन नहीं कर पाता। उसकी छाती की पसलियां कड़ाके के साथ टूट जाती हैं। उसके मुंह से खून का भयंकर फव्वारा छूटता है और वो हवा में किसी फटे हुए कपड़े की तरह उड़ता हुआ रिंग की सीमा रेखा से सैकड़ों फीट दूर जाकर जमीन पर भयंकर तरीके से गिरता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। पूरा विशालकाय अरीना सन्न रह जाता है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो समय रुक गया हो। लाखों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उच्च मंच पर बैठे साम्राज्य घरानों के प्रमुखों के हाथों से उनके चाय के प्याले छूटकर गिर पड़ते हैं। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या कयामत है। केवल एक लात, केवल एक ही नन्ही सी लात में नॉर्दर्न लियांग के उस खौफनाक योद्धा जाओ लाई का कचरा बना दिया। क्या वो अभी अभी पौराणिक क्यूलिन की अलौकिक शक्ति का प्रहार था? इस नन्ही बच्ची की ताकत ने साधना के सारे नियमों और हमारी समझ को पूरी तरह से उलटकर रख दिया है। उच्च मंच पर बैठा शुआन्युआन क्लैन का राजकुमार शुआन्युआन चिंग ये देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में हवस और लालच की चमक आ जाती है। शुआन्युआन चिंग चिल्लाकर कहता है कि इस नन्ही बच्ची का शरीर और इसके भीतर का अलौकिक रक्त अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। वो घोषणा करता है कि उसका शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन इस नन्ही बच्ची को अपने घराने में शामिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन पास ही बैठा हुआंगफू क्लैन का प्रमुख तुरंत तंज कसते हुए कहता है कि शुआन्युआन किंग हर चीज पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करे। अरीना में और भी कई महान योद्धा हैं, इसलिए इस नन्ही बच्ची को हुआंगफू क्लैन को सौंप दिया जाए। दोनों घरानों के बीच इस नन्ही बच्ची को हासिल करने के लिए तीखी बहस शुरू हो जाती है। वहीं रिंग के भीतर नन्ही मिंग्युए अपनी नन्ही हथेली झाड़ते हुए मुंह बनाकर कहती है कि ये प्रतिद्वंद्वी बहुत ही कमजोर और बेकार था। इसमें जरा भी ताकत नहीं थी और उसके साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आया। इसके बाद उद्घोषक प्राथमिक दौर के अगले मैचों की घोषणा करता है। निंगटियान अपनी जेब से अपना कार्ड निकालते हैं जिस पर नंबर 30 लिखा हुआ था। निंगटियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब उनका नंबर आ गया है और उन्हें 30 नंबर के अखाड़े पर जाना होगा। नन्ही मिंग्युए उत्साह से चिल्लाती है कि बिग ब्रदर निंगटियान, अपनी ताकत दिखाकर उस रिंग को हिला दो। हुआ एन और काई बुफान कहते हैं कि सीनियर ब्रदर के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। निंगटियान आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे बहुत जल्द अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर वापस लौटेंगे, क्योंकि उनके समकालीन युवाओं में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उन्हें परास्त कर सके। रिंग में पहुंचते ही उद्घोषक घोषणा करता है, मैच नो 30, निंगटियान नंबर 30 vs मो फेंग नंबर 30। जैसे ही मो फेंग का नाम गूंजता है, दर्शक दीर्घा में डर की एक लहर दौड़ जाती है। दर्शक फुसफुसाने लगते हैं कि मो फेंग अत्यंत खौफनाक और निर्दयी योद्धा है जो यीन एंड घोस्ट पाथ, प्रेतात्मा और काले जादू का मार्ग का अभ्यास करता है। हाल ही में एक गुप्त साधना क्षेत्र सीक्रेट रियल में उसने अकेले ही अपने ही स्तर के 30 से अधिक महान युवा साधकों की तड़पा तड़पाकर हत्या कर दी थी। उसके हमले बेहद क्रूर, जानलेवा और कपटपूर्ण होते हैं। मो फेंग अपनी खौफनाक काली पोशाक और हाथों में कंकाल जैसी खौफनाक तलवार लिए रिंग में उतरता है। वो निंगटियान को देखकर बहुत ही दुष्टता से हंसता है और कहता है कि कहां से ये सीधा साधा लड़का उसके सामने अपनी मौत को दांव पर लगाने आ गया है। मो फेंग अपनी कड़क और डरावनी आवाज में गर्जना करता है कि चूंकि निंगटियान खुद चलकर उसकी मौत के कुएं में आया है, इसलिए वो निंगटियान की पूरी साधना को हमेशा के लिए अपंग क्रिपल कर देगा और उसे निचोड़कर मार डालेगा, ताकि उसे पता चले कि युवा महारथियों का ये मैदान कितना खौफनाक होता है। मो फेंग अपनी पूरी उग्र प्रेतात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है और एक साथ सैकड़ों जानलेवा काले वार निंगटियान की ओर फेंकता है। हर एक वार सीधे निंगटियान के दिल और गर्दन पर लक्षित था। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि इस लड़के का काम तमाम हो गया, लेकिन सीनियर ब्रदर निंगटियान अपनी जगह पर शांत खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आती है। निंगटियान केवल अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने शरीर के भीतर मौजूद पौराणिक सुप्रीम बोन की अलौकिक ऊर्जा को एक पल के लिए उजागर करते हैं।
अचानक एक स्वर्णिम दिव्य प्रकाश की ऐसी प्रचंड लहर निकलती है जो मो फेंग के सभी काले और प्रेतात्मिक प्रहारों को भाप बनाकर उड़ा देती है। निंग टियान केवल अपनी उंगली से हवा में एक छोटा सा प्रहार करते हैं। BANG मो फेंग का पूरा शरीर हवा में उड़ता हुआ कड़ाके के साथ अखाड़े की दीवार से जा टकराता है। उसकी काली तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। केवल एक ही पल में मो फेंग पूरी तरह से परास्त हो जाता है। दर्शक दीर्घा में फिर से भयंकर सनसनी फैल जाती है। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या कयामत है। दूसरा मैच भी केवल एक ही प्रहार में खत्म हो गया। ये लोग आखिर किस रहस्यमयी संप्रदाय से आते हैं। तभी दर्शक दीर्घा में बैठा शुइजे सिटी का एक प्रत्यक्षदर्शी साधक अचानक चिल्लाकर खड़े हो जाता है। वो आदमी आंखों में असीम खौफ के साथ चिल्लाता है कि वो इस लड़के को पहचान गया है। वो बताता है कि 20 दिन पहले शुइजे सिटी में जिस युवा महारथी ने पीक सेंट रियल्म पर रहकर एक भयंकर मिड स्टेज सेंट योद्धा को तड़पा कर मार डाला था, ये वही यंग सुप्रीम योद्धा निंग टियान है। ये सुनते ही पूरे अरीना प्रांगण में हड़कंप मच जाता है। लोग अविश्वास से चिल्लाने लगते हैं कि क्या सेंट रियल्म के शिखर पर रहकर एक महान सेंट का वध करना, ये तो दो साम्राज्यों के बीच की असंभव खाई को पार करने जैसा है। कोई साधारण साधक ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अन्य लोग भी पुष्टि करते हैं कि ये खबर पूरी तरह सत्य है और शुइजे सिटी के हर नागरिक ने इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखा था। उच्च मंच पर बैठे हुआंगफू क्लैन के प्रमुख ये सुनते ही उत्तेजित हो जाते हैं। वे शुआन्युआन किंग की ओर देखते हुए चिल्लाते हैं कि ये लड़का निंग टियान तो वही यंग सुप्रीम है जिसे उनका हुआंगफू क्लैन कब से ढूंढ रहा था। हुआंगफू क्लैन के प्रमुख घोषणा करते हैं कि इस लड़के निंग टियान को हर कीमत पर उनके घराने में शामिल किया जाएगा और शुआन्युआन क्लैन इस पर अपना दांव नहीं लगा सकता। लेकिन याओग्वांग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड के एल्डर्स भी बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसे अद्वितीय यंग सुप्रीम पर केवल किसी साम्राज्य घराने का अधिकार नहीं हो सकता। वे भी निंग टियान को अपने संप्रदाय का मुख्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। साम्राज्य घरानों के बीच निंग टियान को हासिल करने के लिए भयंकर होड़ शुरू हो जाती है। निंग टियान बहुत ही शांत भाव से रिंग से बाहर आते हैं और अपनी दीर्घा में वापस बैठ जाते हैं। युवा एन और काई बुफान उत्साह से चिल्लाते हैं कि सीनियर ब्रदर सचमुच अजय हैं। वे कहते हैं कि इन साधारण प्रतिभाओं को तो सीनियर ब्रदर ने चुटकी में मसल दिया। निंग टियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी असली मुकाबला बाकी है, क्योंकि असली चुनौती तो 9 साम्राज्य घरानों 9 एम्परर लेवल फोर्सेस के मुख्य योद्धाओं का सामना करने में होगी। तभी उद्घोषक 9 नंबर के अखाड़े के लिए अगले मैच की घोषणा करता है। मैच 9-68 म्यू किंगचेंग सेकंड सीनियर सिस्टर नंबर 68 vs लिन हाओ नंबर 68। काई बुफान और हुआ एन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब सीनियर सिस्टर किंगचेंग की बारी है। निंग टियान अपनी खूबसूरत जूनियर सिस्टर किंगचेंग की ओर देखते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि वे बहुत ही सतर्कता से मुकाबला करें। मू किंगचेंग बहुत ही शांत और अलौकिक भाव से अपनी तलवार संभालती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वे चिंता न करें, ये प्रतिद्वंद्वी उनके लिए जरा भी खतरा नहीं है और वे तुरंत अपना मैच खत्म करके वापस लौटेंगी। जैसे ही म्यू किंगचेंग रिंग में अपने कदम रखती है, उसकी अप्सरा जैसी अलौकिक सुंदरता, बर्फ जैसी पवित्र आभा और अद्वितीय रूप को देखकर पूरा अरीना एक बार फिर स्तब्ध रह जाता है। उच्च मंच पर बैठा शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन का मुख्य राजकुमार शुआन्युआन चिंग अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखों में वासना और पाने की भयंकर तड़प जग उठती है। शुआन्युआन चिंग अपनी मुट्ठी भींचते हुए गर्जना करता है कि ऐसी अतुलनीय सुंदर स्त्री जिसकी प्रतिभा और रूप में कोई कमी नहीं है, केवल और केवल उसके शुआन्युआन चिंग बिस्तर और दासी बनने के ही योग्य है। शुआन्युआन किंग कसम खाता है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो म्यू किंगचेंग को हासिल करके ही रहेगा। रिंग में मौजूद उसका प्रतिद्वंद्वी लिन हाओ अपनी तलवार लहराते हुए बहुत ही कामुक और घमंडी मुस्कान के साथ म्यू किंगचेंग की ओर देखता है। लिन हाओ हंसते हुए कहता है कि इतनी बेहद खूबसूरत सुंदरी को इस भयंकर अरीना के कयामत के मैदान में देखना उसकी किस्मत है। लेकिन लिन हाओ चुटकी लेते हुए कहता है कि सुंदरता का कोई फायदा नहीं यदि आपके पास असली ताकत न हो। लिन हाओ कहता है कि वो आसानी से आत्मसमर्पण कर दे क्योंकि उसकी तलवार में आंखें नहीं होती, और यदि इस अलौकिक सुंदर त्वचा पर कोई खरोंच आ गई या खून बह निकला तो ये बहुत बड़े दुख की बात होगी। म्यू किंगचेंग उसकी इन फूहड़ बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसकी नीली आंखों में बर्फ जैसी ठंडी नफरत चमकती है। लिन हाओ अपनी तलवार से भयंकर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार की धार म्यू किंगचेंग के करीब पहुंचती, म्यू किंगचेंग केवल अपनी उंगलियों से हवा में एक छोटा सा बर्फीला तलवार चक्र आइस सॉर्ड ऑरा घुमाती है। एक अत्यंत शीतल और तेज नीली रोशनी का विस्फोट होता है। लिन हाओ की पूरी तलवार जमकर कांच की तरह टूट जाती है और उसके शरीर पर एक भयंकर बर्फीले थप्पड़ का प्रहार होता है। BANG लिन हाओ खून की उल्टी करता हुआ अखाड़े से बाहर उड़कर जमीन पर जा गिरता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। केवल एक ही सेकंड के भीतर म्यू किंगचेंग ने अपने मैच को समाप्त कर दिया। पूरा अरीना एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट और अविश्वास की चीखों से गूंज उठता है।
उच्च मंच पर बैठा शुआन्युआन किंग तुरंत अपने वफादार नौकर को आदेश देता है। शुआन्युआन किंग का वो नौकर एक अत्यंत बहुमूल्य और अलौकिक मदिरा प्रेशियस सेलेस्टियल वाइन की बोतल लेकर तुरंत वीआईपी दीर्घा में पहुंचता है, जहां इम्यू, किंगचेंग, निंगटियान और पवेलियन मास्टर ल्यू बैठे हुए थे। वो नौकर अत्यंत आदर का नाटक करते हुए झुकता है और कहता है कि वो शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन के राजकुमार शुआन्युआन किंग का सेवक है। वो बताता है कि उसके मालिक शुआन्युआन किंग मिस म्यू किंगचेंग के रूप और अद्वितीय कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये दिव्य मदिरा उपहार के रूप में मिस म्यू किंगचेंग के लिए भेजी है। म्यू किंगचेंग का चेहरा बर्फ की तरह सख्त हो जाता है। वो बिना उसकी तरफ देखे अत्यंत ठंडे स्वर में कहती है कि वो राजकुमार शुआन्युआन चिंग का धन्यवाद करती है, लेकिन वो किसी अनजान व्यक्ति की मदिरा या उपहार स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो इस मदिरा को तुरंत वापस ले जाए। शुआन्युआन चिंग का नौकर थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहता है कि उसके मालिक का दिल अत्यंत विशाल है और मिस म्यू को उनका ये तोहफा स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी काई बुफान अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और गर्जना करते हैं कि क्या उसे सुनाई नहीं दिया कि उनकी सीनियर सिस्टर ने क्या कहा। काई बुफान गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुरंत उस मदिरा को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना वे उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। ह्युआ एन भी अपनी उग्र ऊर्जा उजागर करते हैं। शुआन्युआन किंग का नौकर घबराकर अपनी जान बचाते हुए वापस भाग जाता है। काई बुफान गुस्से से फुसफुसाते हैं कि वो शुआन्युआन किंग अपने आप को क्या समझता है, उसकी ये हिम्मत कि वो उनकी संप्रदाय की सीनियर सिस्टर पर अपनी गंदी नजर डाले। काई बुफान कहते हैं कि यदि अरीना के रिंग में वो शुआन्युआन किंग उनके सामने आ गया तो वे उसकी पूरी कंकाल संरचना को पीट कर बाहर निकाल देंगे। मू किंगचेंग शांत भाव से कहती है कि ऐसे नीच व्यक्तियों की बातों से गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, बस रिंग में उनका सही इलाज किया जाएगा। ऊपर मंच पर बैठा शुआन्युआन किंग जब देखता है कि उसके उपहार को इतनी बेइज्जती के साथ ठुकरा दिया गया है तो उसकी आंखों में भयंकर हत्यारी ज्वाला जल उठती है। पास बैठा हुआंगफू क्लैन का प्रमुख उस पर तंज कसता है कि ऐसा लगता है कि उस सुंदर स्त्री ने शुआन्युआन चिंग की जरा भी परवाह नहीं की। शुआन्युआन चिंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि जो स्त्री उसके नियंत्रण में नहीं आती उसे वो अपने पैरों तले कुचलना अच्छी तरह जानता है। इसके बाद प्राथमिक दौर का मुकाबला अंतिम चरणों की ओर बढ़ता है। अब वानफा सेक्ट के दो मुख्य योद्धा काई बुफान और हुआन की बारी थी। निंगटियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब उनके संप्रदाय के दो हैंग एंड हा जनरल्स, दो मुख्य युद्ध रक्षक जनरल्स का समय आ गया है और उन्हें जाकर संप्रदाय का परचम लहराना चाहिए। काई बुफान का मैच 2-1-4 घोषित होता है, जहां उनका मुकाबला जाओ व्यू नाम के एक अत्यंत उग्र और शक्तिशाली वज्र शरीरी योद्धा से था। जाओ वो अखाड़े में खड़े होकर गर्जना करता है कि उसका शरीर वज्रा बॉडी वज्र का ढांचा है और कोई भी उसे हिला नहीं सकता। काई बुफान मुस्कुराते हुए रिंग में कदम रखते हैं और बहुत ही शांत भाव से कहते हैं कि वे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जनरल हैंग के नाम से जाने जाते हैं और उनका मुख्य काम ही ऐसे फालतू और झूठे घमंडियों का इलाज करना है। काई बुफान सचेत करते हैं कि जाओ वो समझदारी दिखाए और तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, वरना उसे स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। जाओ वो गुस्से में लाल होकर चिल्लाता है कि कौन से हैंग एंड हा जनरल्स, उसने आज तक ऐसा फालतू नाम नहीं सुना। जाओ वो अपनी पूरी ताकत से काई बुफान पर टूट पड़ता है, लेकिन काई बुफान केवल अपने साविज बैटल बॉडी की एक छोटी सी ताकत उजागर करते हैं और एक ही उग्र मुक्के से सीधे जाओवू की छाती पर प्रहार करते हैं। BOOM जाओवू का तथाकथित वज्र शरीर तिनके की तरह बिखर जाता है और वो चीखते हुए रिंग से बाहर जा गिरता है। ठीक उसी समय पास वाले अखाड़े में हुआ एंड जनरल हा अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल अपने ताओवादी घेरे कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन में कैद करके एक ही पल में रिंग से बाहर फेंक देते हैं। हुआ एन की गठन कला फॉर्मेशन टैलेंट इतनी असीम थी कि उच्च मंच पर बैठे टाइकिंग होली लैंड के एल्डर्स अचंभित रह जाते हैं। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग चीखने लगते हैं कि ये हैंग एंड हा जनरल्स कौन है। इनकी ताकत इतनी भयानक और अजेय है कि इन्होंने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों का केवल एक सेकंड में सफाया कर दिया। उच्च मंच पर बैठे साम्राज्य घरानों के बीच इन सभी शिष्यों को अपने घरानों में शामिल करने के लिए भयंकर सौदेबाजी शुरू हो जाती है। याओगंग होली लैंड और मुरोंग क्लैन एक दूसरे को 2 महान पवित्र हथियार, 2 ग्रेट होली आर्टिफैक्ट्स और 5 पवित्र औषधियां, 5 सेक्रेड हर्ब्स देने की पेशकश करने लगते हैं ताकि वे इन शिष्यों को अपनी ओर खींच सकें। इसी बीच प्राथमिक दौर के सभी 283 मुकाबले सफलतापूर्वक समाप्त हो जाते हैं। उद्घोषक कड़े स्वर में आधिकारिक घोषणा करता है कि प्राथमिक दौर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कुल 283 साधारण साधकों ने प्राथमिक दौर में अपनी जीत दर्ज करके मध्यम दौर इंटरमीडिएट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन 283 साधकों के साथ 9 साम्राज्य घरानों के 270 अजेय योद्धा मिलकर अब इंटरमीडिएट राउंड में प्रवेश करेंगे, जहां कुल 553 सर्वोच्च युवा महारथी आमने सामने होंगे। उद्घोषक घोषणा करता है कि 1 घंटे
घंटे के विश्राम के बाद मध्यम दौर की लॉटरी निकाली जाएगी और पूरे शुएनहुआंग कॉन्टिनेंट का सबसे भयंकर, रोमांचक और जानलेवा महामुकाबला शुरू होगा। पूरा अरीना दर्शकों के नारों और उत्सुकता से गूंज उठता है, क्योंकि सब जानते हैं कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, जहां साम्राज्य घरानों के घमंडी राजकुमारों का सीधा सामना वानफा एम्परर सेक्ट के इन अजेय शिष्यों से होने वाला है। अब हम देखते हैं कि टियान्डु सिटी के उस विशालकाय हेवनली प्राइड अरीना प्रांगण में मौजूद लाखों दर्शकों का शोर और घबराहट अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ बैठे साधारण साधक और दूर दूर से आए व्यापारी आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि वानफा एम्परर सेक्ट के इन 5 शिष्यों के पीछे जो शक्ति छिपी है वो कोई साधारण या छोटी मोटी ताकत नहीं हो सकती। दर्शक अपनी समझ पर लज्जित होते हुए कहते हैं कि शुरुआत में वे इन 5 युवाओं को बहुत ही साधारण और तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन अब जब वे उनके अकल्पनीय युद्ध कौशल और उनके साथ मौजूद क्वासी एम्परर स्तर के अलौकिक फीनिक्स पक्षी के बारे में जान चुके हैं, तो वे समझ गए हैं कि उनकी सोच कितनी सतही थी। दर्शक हैरान होकर चर्चा करते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना भयंकर साधना स्तर और विनाशकारी युद्ध क्षमता हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। इसी बीच मुख्य मंच से उद्घोषक की भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे अरीना में गूंज उठती है। उद्घोषक कड़े स्वर में घोषणा करता है कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जोंगझोउ का सबसे महान और भव्य आयोजन यानी इंटरमीडिएट राउंड ऑफ हेवनली प्राइड अरीना बैटल अब आधिकारिक रूप से प्रारंभ होने जा रहा है। उद्घोषक आदेश देता है कि इस चक्र में पहुंचने वाले सभी 553 सर्वोच्च और अलौकिक युवा महारथी बिना किसी देरी के मंच पर आएं और लॉटरी बॉक्स से अपने अपने नंबर के कार्ड निकालें। घोषणा होते ही अखाड़े के चारों तरफ से एक से बढ़कर एक खौफनाक और उग्र योद्धा मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ में अचानक एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच जाती है। लोग चिल्ला चिल्लाकर मुख्य मंच की ओर इशारा करने लगते हैं कि देखो, मुरोंग इंपीरियल क्लैन के अजेय प्रतिनिधि और मुख्य योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। दर्शक उत्साह में चिल्लाते हैं कि इस वर्ष के पूरे महामुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी और प्रबल दावेदार मुरोंग क्लैन की राजकुमारी प्रिंसेस मुरोंग शुआंग हैं, जिनकी मिस्टीरियस यिन डिवाइन बॉडी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन तभी पास ही खड़ा एक अन्य साधक उनकी बात को नकारते हुए कहता है कि टाइकिंग होली लैंड का मुख्य शिष्य शेन चांगकिंग प्रिंसेस मुरोंग शुआंग से भी कहीं ज्यादा खौफनाक और अजेय है, क्योंकि उसकी लिमिटलेस डाओ बॉडी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तभी भीड़ में से एक तलवारबाज चिल्लाकर दावा करता है कि ग्युआन सॉर्ड पैविलियन का मुख्य तलवारबाज जियान वुचन इस बार पहला स्थान हासिल करेगा, क्योंकि उसकी 5 तत्वों वाली तलवार ऊर्जा का मुकाबला पूरे महाद्वीप में कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही पास खड़ा दूसरा साधक उसे चिढ़ाते हुए याद दिलाता है कि तलवारबाजी केंडो की बात करते समय वे शुआन्युआन इंपीरियल क्लैन के सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार शुआन्युआन चिंग को कैसे भूल सकते हैं, जिसके पास पौराणिक प्राइमोर्डियल सॉर्ड एम्परर बॉडी मौजूद है और जिसे इस वर्ष की ट्रॉफी का सबसे पसंदीदा और अजेय दावेदार माना जा रहा है। इसी बीच मंच की ओर बढ़ते हुए कुछ घमंडी और नीच किस्म के साधक वानफा सेक्ट के सीनियर ब्रदर निंग टियान और उनके साथियों के पास से गुजरते हैं। उनमें से एक भयंकर चेहरा बना हुआ साधक निंग टियान को घूरते हुए गाली देता है और कहता है कि ओ कुएं के मेंढक, तू किसे देख रहा है? तुरंत अपनी गंदी आंखें यहाँ से हटा ले और चुपचाप गायब हो जा। वो साधक धमकी भरे लहजे में कहता है कि निंग टियान अपने कुलदेवताओं से प्रार्थना करे कि लॉटरी में उसका नंबर उसके सामने न आए, वरना वो निंग टियान की हड्डियों का चूरा बना देगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। पास खड़ा शुआन्युआन चिंग का एक घमंडी चेला भी सीनियर सिस्टर म्यू चिंग चिंग को कामुक और नीच निगाहों से घूरते हुए फुसफुसाता है कि ये अलौकिक सुंदरी आखिरकार उसके मालिक शुआन्युआन चिंग के बिस्तर की शोभा ही बनेगी। रिंग के मुख्य केंद्र पर पहुंचकर आयोजक कड़े शब्दों में इंटरमीडिएट राउंड के नियमों को दोहराते हैं। मंच पर मौजूद सभी 553 सर्वोच्च युवाओं को एक एक करके लॉटरी बॉक्स से नंबर कार्ड निकालने का आदेश दिया जाता है। नियम के अनुसार जिस 2 साधकों के पास एक ही नंबर का कार्ड आएगा, उनके बीच सीधा जानलेवा मुकाबला होगा। कुल 553 उम्मीदवार होने के कारण इस चक्र में एक खुशकिस्मत साधक को बाय बाय मिलेगा, जिससे वो बिना लड़े सीधे अगले दौर में प्रवेश कर जाएगा। इस चक्र के सभी मुकाबले समाप्त होने के बाद विजेता साधक एक बार फिर मंच पर आकर लॉटरी निकालेंगे और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि अंतिम 30 सबसे सर्वोत्कृष्ट योद्धा शेष न रह जाएं। काई बुफान लॉटरी बॉक्स में हाथ डालने से पहले अपने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और बहुत ही आस्था के साथ बुदबुदाते हैं कि हे स्वर्ग और धरती की पवित्र आत्माओं, हे वानफा सेक्ट के अमर पूर्वजों, उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना और उन्हें आशीर्वाद देना। काई बुफान मजाकिया लहजे में अपने मन में सोचते हैं कि उन्हें लॉटरी में नंबर 250 वाला कार्ड मिलना चाहिए,
तभी पास से गुजरता हुआ शुएन्युआन किंग काई बुफान को देखकर ठंडे स्वर में हंसता है और तंज कसता है कि इस बार लॉटरी में वे बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, लेकिन अगली बार जब लॉटरी निकाली जाएगी तो उनका ये भाग्य उनका साथ नहीं देगा और वे सीधे शमशान पहुंचेंगे। इसके बाद पूरे अरीना प्रांगण में युद्ध का बिगुल बज उठता है और इंटरमीडिएट राउंड के पहले चक्र के भयंकर मुकाबले एक साथ कई अखाड़ों पर शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ तलवारों की झंकार, मंत्रों की कड़कड़ाती आवाज और जमीन को फाड़ देने वाले धमाके होने लगते हैं। कई अखाड़ों पर साधक अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे पर खौफनाक प्रहार कर रहे थे, लेकिन जब वानफा एम्परर सेक्ट के 5 शिष्यों का नंबर आता है तो दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। सीनियर ब्रदर निंगटियान, सीनियर सिस्टर म्यू किंगचेंग, काई बुफान, हुआ एन और नन्ही मिंग्युए जब अपने अपने अखाड़ों पर उतरते हैं तो उनके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी चिल्ला चिल्लाकर अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों को सक्रिय करते हैं। लेकिन वानफा सेक्ट का हर एक शिष्य बिना किसी विशेष प्रयास के केवल अपने हाथ के एक साधारण इशारे या एक मामूली लात से अपने प्रतिद्वंद्वी की पूरी ताकत को भाप बनाकर उड़ा देता है और उन्हें सीधे रिंग के बाहर फेंक देता है। वानफा सेक्ट का हर एक मुकाबला केवल 1 ही सेकंड के भीतर समाप्त हो जाता है। दर्शक दीर्घा में मौजूद लाखों लोग ये देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। दर्शक अविश्वास से चिल्लाने लगते हैं कि देखो, उन 5 रहस्यमयी युवाओं ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वियों को केवल एक ही वार में धूल चटा दी है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि इन 5 की वास्तविक युद्ध क्षमता साम्राज्य घरानों के शीर्ष योद्धाओं से किसी भी मायने में कम नहीं है। लेकिन तभी पास ही बैठा एक घमंडी साधक इस बात को खारिज करते हुए तंज कसता है कि ये साधारण लोग बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं और इन 5 छोटी मोटी प्रतिभाओं की तुलना साम्राज्य घरानों के अजेय महारथियों से करना मूर्खता है। वो घमंडी साधक दावा करता है कि ये तो केवल एक इत्तेफाक है कि उन्हें अब तक कमजोर प्रतिद्वंद्वी मिले हैं, लेकिन जैसे ही इनका सामना किसी साम्राज्य घराने के असली योद्धा से होगा, इनकी सारी शेखी तुरंत निकल जाएगी और ये अपने असली तुच्छ रूप में आ जाएंगे। तभी अरीना के सबसे मुख्य और विशालकाय अखाड़े पर मुरोंग इंपीरियल क्लैन की सबसे प्रमुख राजकुमारी प्रिंसेस मुरोंग शुआंग अपने कदम रखती है। प्रिंसेस मुरोंग शुआंग के बारे में पूरे महाद्वीप में ये बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल ताओवाद, डाओइज्म और साधना के सर्वोच्च शिखर को हासिल करना चाहती थीं और उनका अपने परिवार की राजनीति या धन संपत्ति में कोई मोह नहीं था। वे चाहती थीं कि उनका घराना उनके भाई मुरोंग शुआन को अपना मुख्य उत्तराधिकारी बनाए। प्रिंसेस मुरोंग शुआंग की अलौकिक सुंदरता, बर्फ जैसा शांत चेहरा और अद्वितीय प्रतिभा देखकर दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों युवा साधक उन पर मोहित हो जाते हैं और उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। प्रिंसेस मुरोंग शुआंग के सामने ली सी नाम का एक उग्र और दुष्ट कलाओं अनॉर्थोडॉक्स और दुष्ट साधक उतरता है, जो तांत्रिक और दुष्ट कलाओं अनॉर्थोडॉक्स टेक्निक्स का अभ्यास करता था। ली सी अपनी कामुक और घमंडी मुस्कान के साथ कहता है कि सब लोग कहते हैं कि मुरोंग क्लैन की राजकुमारी की प्रतिभा अद्वितीय है, इसलिए आज वो खुद अपनी तांत्रिक कलाओं से प्रिंसेस मुरोंग शुआंग की वास्तविक गहराई को नापेगा। लेकिन प्रिंसेस मुरोंग शुआंग उसकी इस बात पर अत्यंत ठंडे और घृणा भरे स्वर में कहती है कि ऐसे नीच और दूषित तांत्रिक हथकंडों को उनके पावन ताओवादी आभा मंडल के सामने लाते हुए भी इसे शर्म आनी चाहिए। प्रिंसेस मुरोंग शुआंग केवल अपने हाथ की हथेली को थोड़ा सा घुमाती हैं और अपनी मिस्टीरियस यिन डिवाइन बॉडी की असीम बर्फ ऊर्जा का आह्वान करती हैं। FROSTFALL फॉर्मेट्यून। अचानक पूरे अखाड़े की हवा शून्य से भी नीचे जम जाती है। लाइसी, जो अपनी दुष्ट तांत्रिक तकनीकों पर घमंड कर रहा था, इससे पहले कि कोई मंत्र पढ़ पाता, उसका पूरा शरीर पलक झपकते ही बर्फ के एक ठोस और भयंकर खंभे में बदल जाता है। प्रिंसेस मुरोंग शुआंग अपनी उंगली से एक छोटा सा इशारा करती हैं और वो बर्फ का खंभा कड़ाके के साथ बिखर जाता है। लीसी खून की उल्टी करता हुआ अखाड़े से बाहर उड़ जाता है और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाता है। ये देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे साम्राज्य घरानों के समर्थक खुशी से उछलने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि देखा, ये है मुरोंग इंपीरियल क्लैन का असली और अजेय आधार। वे वानफा सेक्ट के शिष्यों की ओर इशारा करके ताना मारते हैं कि साम्राज्य राजकुमारी के इस अलौकिक प्रहार के सामने वे 5 रहस्यमयी कीड़े कुछ भी नहीं है। लेकिन VIP दीर्घा में बैठे काई बुफान और हुआ एन उनकी इस मूर्खतापूर्ण बहस पर केवल हल्की सी मुस्कान बिखेरते हैं और जानते हैं कि जब असली मुकाबला होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बीच दूसरे मुख्य अखाड़े पर ग्युआन सॉर्ड पैविलियन का मुख्य तलवारबाज जियान वुचेन अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा होता है। जियान वुचेन अपनी 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी की असीम तलवार ऊर्जा को सक्रिय करता है। आसमान से 5 तत्वों की हजारों अलौकिक तलवारों की भयंकर बारिश होने लगती है। उसका प्रतिद्वंद्वी उस उग्र तलवार ऊर्जा का दबाव सहन न कर पाने के कारण घुटनों के बल गिर पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर आत्मसमर्पण कंसीड कर देता है। केवल 1 ही सेकंड में जियान वुचेन ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा दी थी।
दर्शक दीर्घा में खलबली मच जाती है कि साम्राज्य घरानों के ये शीर्ष महारथी सचमुच अकल्पनीय रूप से भयंकर हैं और इस बार का फाइनल मुकाबला केवल इन्हीं 5-6 महान योद्धाओं के बीच सीमित रहने वाला है। वीआईपी दीर्घा में बैठे टियानबाओ पवेलियन के अध्यक्ष पवेलियन मास्टर ल्यू वानफा सेक्ट के शिष्यों की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि इन साम्राज्य घरानों के प्रतिनिधियों के युद्ध कौशल को देखकर उन्हें कैसा लग रहा है और क्या वे उनकी नजर में आते हैं। हुआन बहुत ही शांति और निष्पक्षता से उत्तर देते हैं कि साम्राज्य घरानों के ये योद्धा निश्चित रूप से प्राथमिक दौर के साधकों से काफी ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उनकी ये ताकत मुख्य रूप से उनके घरानों द्वारा दिए गए असीम संसाधनों, अलौकिक शास्त्रों और दिव्य हथियारों के कारण है। हुआन स्पष्ट कहते हैं कि यदि प्राथमिक दौर के प्रतिभाशाली साधकों को भी यही असीम संसाधन और मार्गदर्शन मिला होता तो उनमें से कई योद्धा इन साम्राज्य घरानों के प्रतिनिधियों से कम नहीं होते और कुछ तो इनसे भी कहीं आगे निकल जाते। काई बुफान भी हुआन की बात से पूरी तरह सहमत होते हैं और कहते हैं कि पवेलियन मास्टर ल्यू ने जिन 6 शीर्ष महारथियों के नाम बताए थे केवल उन्हीं में थोड़ा बहुत दम दिखाई दे रहा है। बाकी के साम्राज्य प्रतिनिधि तो केवल नाम के बड़े हैं और अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। सीनियर ब्रदर निंग टियान अपने दोनों छोटे जूनियर ब्रदर्स की बात सुनते हैं और बहुत ही कड़े और गंभीर स्वर में उन्हें टोकते हैं। निंग टियान समझाते हैं कि वे दूसरों को कम आंकने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि संसाधन और पृष्ठभूमि भी किसी साधक की वास्तविक ताकत का ही एक हिस्सा होते हैं। निंग टियान उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जियान वुचेन की तलवारबाजी का मूल हुनर उनकी अपनी जूनियर सिस्टर चिंगरियो के लगभग बराबर ही है, लेकिन यदि जूनियर सिस्टर चिंगरियो का मुकाबला जियान वुचेन से हो जाए तो चिंगरियो 30 वार के भीतर परास्त हो जाएगी। इसका कारण ये है कि जियान वुचेन ने अपने संप्रदाय के असीम सॉर्ड एम्परर संसाधनों और गहन प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाया है। निंग टियान का ये अमूल्य मार्गदर्शन सुनकर केई बुफान और हुआन तुरंत आदरपूर्वक अपने सिर झुकाते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनसे घमंड में सोचने की भूल हुई थी और सीनियर ब्रदर का ये पाठ उनके लिए अत्यंत अमूल्य है। हमारे इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है